नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप सांसद संजय सिंह की शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी हो गई, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। वहीं चंडीगढ़ में आप समर्थकों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सद्बुद्धि के लिए राजघाट पर प्रदर्शन किया। दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। जहां आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर सब कुछ जानबूझकर करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आखिर क्या है सच्चाई, जानने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आप नेता संजीव निकम जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सक्सेना जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क में। और मेरा पहला सवाल संजीव जी से। संजीव जी, क्या मोदी सरकार की बुराई करना संजय सिंह को महंगा पड़ गया? देखिए, आप इसको बुराई कह रही हैं मैडम। हम राजनीतिक दल हैं, तो हम क्या राजनीतिक दल अपने जुबान पर टेप लगा करके तो बैठेंगे नहीं। हमें अगर कोई चीज ऐसी लगेगी जो कहने लायक है, हम कह करके रहेंगे। क्योंकि हमने जब राजनीतिक दल का गठन किया था, पहले तो हम राजनीतिक दल के रूप में जाने भी नहीं जाते थे। शुरुआती दौर से हम आंदोलन हम लोग कर रहे थे और छोटी मोटी समस्याएं थी उनकी मांग कर रहे थे। लेकिन उस समय की सरकार ने कहा नहीं, आप जाइए पार्टी बनाइए, चुनाव लड़ करके आइए। पार्टी बनानी पड़ी। तो हम पार्टी बना करके क्या करेंगे, कोई बात होगी। और संजय सिंह जी जो सांसद हमारे यहाँ के हैं, राज्यसभा के, उनका कसूर क्या है? सिर्फ वो मुखर वक्ता है, सड़क में भी बोलते हैं और संसद में भी बोलते हैं। उनका कसूर क्या था बताइए? पहले जब राज्यसभा के सभापति महोदय ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, उसी मामले में उसी तरीके के दूसरे ताजा जो नई संसद में वहां पर उनके जो सांसद है बीजेपी के रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है मैं आपके चैनल में दोहरा नहीं सकता हूं, आपको सब मालूम होगा। आपने उनके साथ क्या व्यवहार किया, तो ये आपके सामने एक ही मतलब किस तरीके से व्यवहार करता है ये मतलब लोग हमारी पार्टी के नेताओं के और अपने सत्ता पक्ष के नेताओं के प्रति, ये आपने देख लिया है। तो अब इसमें क्या 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 कमी है? अरे क्या हम वहां पर क्यों गए हैं चुन करके? बोलने के लिए गए, कहने के बाद ये कहे ये एनडीए एनडीए कहते हैं। व्हाट इज एनडीए? एनडीए इज नथिंग। एनडीए इज न्यू डीलर्स ऑफ अडानी। यही हमारा कसूर था संजय सिंह जी का। वो इस बात का विरोध करते हैं कि आपने पूरे देश को आकाश से लेकर के पाताल से सब कुछ बेच दिया, अडानी को बेच दिया, उसकी जान। वो आप इनको भुगतना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, साच को आंच के हम सच कह रहे हैं, अभी तक का करते आ रहे हैं। आपने सफर देखा, मैं 12-13 साल का सफर है ये। तो आगे भी जो भी कुछ आएगा हम उसका मुकाबला करेंगे डट करके। जहां कहीं भी होगा उसका मुकाबला करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुनाव नजदीक है, अभी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों के, और आने वाले नए वर्ष में 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होंगे। तो सारी चीजें नजदीक है और उसी के लिए ये जो इंडिया गठबंधन 26 दलों का बना है, ये मजबूती की ओर बढ़ा रहा था अपनी कदम। तो इसको एक थोड़ा सा कमजोर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन ठीक है, आप अपना तो काम करते रहे। हम हमारे कार्यकर्ता या हम लोग इससे न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं। डट करके मुकाबला कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। समय बाकी, आप समय बताएगा आपको। जी सुधीर जी, आप क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी के लिए अब चुनौतियां बढ़ सकती हैं? संजय सिंह ही क्योंकि अब लीड कर रहे थे, इंडिया गठबंधन से वो सीधे तौर पर जुड़ रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम कर रहे थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की, तो उसके बाद संजय सिंह ही ऐसे नेता थे जो कि इन कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संपर्क में थे। क्या मानते हैं कितना असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी की रणनीति पर? देखिए, संजय सिंह के यहाँ छापा और उनकी गिरफ्तारी को समझने के लिए आपको अतीत के संदर्भों में झांकना होगा। बीजेपी नीत गठबंधन और फिर बीजेपी का सत्ता में आने का सिलसिला कहीं ना कहीं उस आंदोलन से जुड़ा हुआ है जिसमें केजरीवाल और उनके साथियों ने तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने शिरकत की थी। आप लोकपाल के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन, उनके धरने और सारे प्रसंगों को याद कीजिए। और एक वक्त वो था जब आपको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम तक कहा जाता था।
तब तक भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को आपसे या आपके नेताओं से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब से आप पार्टी INDIA से जुड़ी, इंडिया से उसने नाता जोड़ा और उसके बाद संसद में या संसद के बाहर अनेक मंचों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति की मुखर आलोचना की, उसी दिन से अचानक आप पार्टी और उसके नेता भारतीय जनता पार्टी सरकार की आंखों की किरकिरी हो गए। तो ये 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। और संजय सिंह और केजरीवाल का रिश्ता लगभग 14 साल पुराना है। सुल्तानपुर से वास्ता रखते हैं हमारे संजय सिंह जी, और सुल्तानपुर में इनकी पढ़ाई प्रारंभिक सरस्वती विद्या मंदिर में हुई है। तो ये ना सोचिए कि इनकी यात्रा बहुत सीधी रही है। बाद में ये समाजवादी आंदोलन से जुड़े, क्योंझर से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मध्य प्रदेश के बहुत प्रखर समाजवादी नेता रघु ठाकुर को हम उनका गुरु कह सकते हैं, जिनसे उन्होंने समाजवादी विचारों की दीक्षा ली है। तो संजय सिंह का लोकसभा और लोकसभा के बाहर, संसद और संसद के बाहर, लोकसभा नहीं वो राज्यसभा के सदस्य हैं, संसद और संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना कहीं ना कहीं इस छापे और उनकी गिरफ्तारी के पीछे है। और जाहिर है कि इससे आप और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों में और ज़्यादा तलखी आएगी, रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ेंगे। और जिस तरह से आप आंदोलन के बारे में बता रही हैं कि दिल्ली और अन्यत्र आपके कार्यकर्ताओं ने तथा अन्य राजनीतिक मंचों के लोगों ने इसका विरोध किया है, आप ये मान के चलिए कि मामला और तूल पकड़ेगा। और ईडी ने जिस तरह से अपनी साख खोई है और सत्तारूढ़ पार्टी के हाथों में एक हथियार बनकर वो उभर कर आया है, उससे जाहिर है कि आने वाले दिन बहुत तल्ख, घटना प्रधान और अप्रत्याशित होंगे। जी नीतू जी। संजीव जी, दिल्ली में प्रदर्शन हुए, मुंबई में प्रदर्शन हुए और चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुए, आम आदमी पार्टी क्या अब सीधे सड़कों पर उतरेगी? देखिए, हमें जहां जहां मौका मिलेगा हम वहां वहां उतरेंगे। हम एक एक घर में जाएंगे लोगों के। कल आपने उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता साथी हैं उन लोगों ने भी इस बात का विरोध किया, प्रदर्शन किया चौराहों में जाकर के। आज आप पंजाब में देख रही हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में देख रही हैं। तो हम सिर्फ सड़कों में ही नहीं करेंगे, सड़क में भी करेंगे, एक एक घर में जाएंगे आने वाले समय में। और आपको याद होगा जब दिल्ली में पहली बार चुनाव हुए थे तो हमारी यही रेसिपी थी कि अब एक एक घर को जाकर के, दिल्ली में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी बात पहुंचाई थी। और उसी का ये नतीजा है कि 2000 पहले मौका मिला 49 दिन सरकार चलाने का, और इसके बाद में फिर 2015 में मिला, और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। ये चीज जो मोदी साहब हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, तो वो इनसे उनको ठीक नहीं लग रहा है कि भाई ये एक कैसे इतने कम समय में, अल्प समय में एक राष्ट्रीय पार्टी का बन जाना, और दो राज्यों में सरकार है। अगर इनकी रफ्तार इस तरीके से बढ़ती रही तो आगे आने वाले दिनों में ये हमारे एक प्रिंसिपल चैलेंजर के रूप में हो जाएंगे। ठीक है भाई, हमारा मकसद क्या है? हम भी जो है, अगर बहुत सारी चीजें देश में आम लोगों के लिए पहले से मिल रही होती और उपलब्ध होती तो शायद हम लोगों को पार्टी बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। और चूंकि अब पार्टी बनाई है तो एकमात्र उद्देश्य है कि ये देश विकसित देश बने, शिक्षित देश बने, बच्चों को एक समान शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, हमारे बुजुर्गों को और हमारे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ हो। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो नहीं सक्षम है, उनको भी अगर कोई ऐसी कोई बीमारी, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ये भी किसी को देख करके नहीं आती। वो हमारी सरकार ने मुहैया कराया है दिल्ली में और पंजाब में। तो शायद बड़ी आप भी देख रही होंगी, बड़ी विडंबना है कि वही चीज, वही बात जब आम आदमी पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी की सरकार करती है तो ये भाषा शैली क्या बोलते हैं। अगर हम उनको बोलेंगे ये सब रेवड़ियां बांट रहे हैं, आप दे रहे हो, आप उसको बोलोगे साहब ये सम्मान राशि है। आप किसानों की झोली में साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दे रहे हो, वो सम्मान राशि है। हम अगर एक गरीब के घर में जिसके यहाँ एक छोटा सा बल्ब और पंखा चलता है, 200 यूनिट तक अगर उसका बिजली की बिल आता है, हमने उसका बिजली का बिल माफ कर दिया। या तमाम ऐसी दिल्ली में जो महिलाएं हैं जो इधर से उधर कहीं अपने किसी कार्य से जाना होता है, तो हमने उनको किराया उनका माफ कर दिया, बस का सुविधा दे दी। तो आप उनको रेवड़ियां कहते हैं। सबसे बड़ी बेतुकी बात, इनका जो काम करने का तरीका है दोहरा है। आप करेंगे तो वो चीज जायज है, हम करेंगे, दूसरी पार्टियां करेंगे तो वो आपको कुछ और नजर आता है। तो ये कर रहे हैं और जो शक्तियां मिली हुई हैं इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं।
और किसी को भी किसी भी रूप में कोई ताकत कोई शक्ति मिले तो कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के फायदे के लिए जो भी आप कर सकते हैं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि ये लोगों की पार्टियों को बने बनाए, इसे घर बोलते हैं ना उजाड़ना, बनी बनाई पार्टियां ये उजाड़ रहे हैं लोगों को, जो है उसमें दरार डाल करके। महाराष्ट्र में आपने देख लीजिए क्या है, अच्छी खासी पार्टी चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, आपके साथ समन्वय से चल रही थी, आपने उस पार्टी के दो फाड़ करवा दिए। तो आप कर रहे हैं, एक सीमा होती है, घड़ा जिसको बोलते हैं ना, ये ऊपर तक का बिल्कुल अब भर गया है और ये छलकने लगा है, बिल्कुल आखिरी स्थिति में आ गया है। तो आने वाले समय में बहुत नजदीक है ये विधानसभा के चुनाव है, इनका मकसद भी यही है कि ये चुनावों में अपनी ठीक से जो है जाकर के प्रचार प्रसार ना कर पाए। साहब आए दिन जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के भी दौरे लगते रहते हैं, तो इनको वही व्यवधान उत्पन्न करना है। लेकिन हमारे तमाम कार्यकर्ता है, तमाम पदाधिकारी है, दूसरे लेवल के हैं, सब में आप एक अगर संजय सिंह जी को लेकर के जाएंगे तो 1000 संजय सिंह जी तैयार बैठे हुए हैं सब जगह। हम लोग हैं आज पहले दिन से इसको देख रहे हैं, तो उससे हम लोग न दबने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं, मुकाबला करेंगे। आप करिए, आप जो भी कुछ आप कर सकते हैं आपके हाथ में है, आप उसका बेजा इस्तेमाल करें, उससे हमें एतराज भी नहीं है। सुधीर जी, तो ये बड़ा आरोप लग रहा है मोदी सरकार पर कि ईडी सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, अपनी पावर्स का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? क्या टाइमिंग का ध्यान रखा गया था कि जब चुनाव आएंगे तब ये कार्रवाई तेजी से की जाएगी? देखिए, आप सीबीआई या ईडी की गतिविधियों को देखें और ईडी के इधर के छापों को देखें तो उसकी मंशा, उसकी नीयत पर सीधे सीधे शक उभरता है। आप महाराष्ट्र के घटनाक्रम को याद करें, एक नेता के यहाँ छापे पड़ते हैं, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, अचानक उसको क्लीन चिट मिलती है, क्लीन चिट के बाद वो फिर से अपनी मूल पार्टी में लौट जाता है। राजस्थान में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, महाराष्ट्र में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, तमाम राज्यों में ईडी के छापों को देखें तो ईडी के छापे सीधे सीधे कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित प्रतीत होते हैं और उसके छापों का जो नतीजा है उससे दो दरवाजे खुलते हैं, या तो आप घुटने टेक दें या आप बीजेपी में चले जाएं, अथवा आपके लिए अभियोजन और जेल के रास्ते खुले रहते हैं। तो इन दो रास्तों के खुलने से साफ लगता है कि सत्तारूढ़ दल ईडी को या सीबीआई को या अन्य इस तरह के जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं अपने हित में इस्तेमाल कर रहा है। दिक्कत यह है कि हमारी यह सरकार कतई मीडिया फ्रेंडली नहीं है। जो व्यक्ति सच को अभिव्यक्त करता है या सच को रोशन करता है वो कहीं ना कहीं उसके आंख की किरकिरी हो जाता है। बहुत वर्टिकल विभाजन जिस तरह से इन्होंने मीडिया में या समाज में किया है, धर्म के आधार पर, निष्ठा के आधार पर और अपने आचरण के आधार पर, उससे साफ जाहिर होता है कि हम एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं, बल्कि ये कठिन दौर है, ये दमन का दौर है, जहां अभिव्यक्ति के हमको अलग अलग और नए रास्ते तलाशने होंगे, खतरे उठाने होंगे। लेकिन जाहिर है, जैसा कि कौन नारायण कहते हैं, कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा है वही जो लड़ा नहीं है। तो हमारे मित्र ने जैसे कहा कि दमन कहीं ना कहीं प्रतिरोध को भी जन्म देता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में संसद ही नहीं बल्कि संसद के बाहर कहीं अधिक बड़ी लड़ाई उन लोगों को लड़नी पड़ेगी जो लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखते हैं और कहीं ना कहीं जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। नीतू जी। संजीव जी, क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से डर गई है? क्या प्रश्न आप जरा दोबारा से करें बड़ी, क्या आपने मैं समझ नहीं पाया। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार इंडिया के गठबंधन से डर गई है, घबराई हुई है कि आगामी चुनाव में कहीं हार ना हो जाए? अभी मैं सुन रहा था जो पैनल में सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर सक्सेना जी हैं, बहुत अच्छे तरीके, तार्किक तरीके से इन्होंने बात बताई रखी कि जो भी चाहे नेता हो या पत्रकार जो सच को उजागर करता है, सरकार उसको कुचलने का कार्य कर रही है। अभी आपने देखा होगा हाल में 2 दिन पहले तो कई पत्रकार साथियों के यहाँ भी आपने छापा डाला। पत्रकार सच का आईना होता है, चौथा स्तंभ। आपको उससे कोई जानकारी करनी है, कोई आपको बात करनी है, आप बुलाइए, पूछिए। अगर वो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई वो भगोड़ा थोड़ी है आपके तरीके की जो है देश छोड़ करके भाग रहा है, आपने उसके घर में इस तरीके का माहौल पुलिस भेज करके आप उसको बुलवा रहे हैं, और फिर तो ये चीजें बहुत गलत है। और आप कहावत कही, वो कहेगी निंदक नियरे रखिए, जो निंदा करता है उसको आप पास में रखिए।
पत्रकार साथी कोई भी हो, किसी भी चैनल के या किसी भी अखबार के हो, वो बात को सच को तो उसको सुनिए, उनके सवाल का जवाब दीजिए। आज तक प्रधानमंत्री महोदय ने कोई खुले रूप से कोई प्रश्न नहीं किए। आप बताइए, उसे सुधार करिए। आपको तो आप मन की बात कहते हो, एक तरफा नहीं चला जाता है। तो ये आज से नहीं, ये आप देख लीजिए, आप चाहे बंगाल में देख लीजिए, चाहे असम में देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, इन्होंने किया क्या है? सिवाय पहले अपने पक्ष में पड़ने का प्रयास करते हैं कि हमारे पक्ष में आ जाए, फिर नहीं है तो उसको खरीदने का प्रयास करते हैं पैसे के दम पर, रुपयों के दम पर, और वो खरीद भी नहीं अगर पाए तो फिर आप उसके ऊपर इस तरीके से अत्याचार करने का प्रयास करते हो। तो हम आप में शामिल नहीं हुए। अगर हम शायद आम आदमी पार्टी के लोग इनके उसमें शामिल हो जाते तो हम भी ठीक है, जय जय कर रहे होते, लेकिन हमारा मकसद वो है ही नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं, राजनीति को बदलने आए हैं। तो राजनीति को बदलने में जब आप सच की और ईमानदारी की बात करते हो तो बहुत बड़े बड़े व्यवधान आते हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं, और हम सब उनका मुकाबला कर रहे हैं और उनको मुकाबला करते हुए एक अच्छे से अंजाम में पहुंचेंगे। समय जरूर लग रहा है, ये आसान काम नहीं है। आसान नहीं है कि लोग इसको इस तरीके के काम, सब लोग सत्ता की तरफ जाते हैं, आसान है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि जो है महाराष्ट्र में जो है जो अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है, जिस दिन डिप्टी सीएम बनाए गए उसका 2 या 3 दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री महोदय ने एनसीपी के बारे में कहा था कि ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है। सब कुछ साफ हो गए। तो ये कौन सा आप मोदी वॉशिंग पाउडर है जिसको आपके यहाँ लोग आते हैं, आप उसको वॉशिंग मशीन में डाल करके आप उनको जो है उससे जो है इस्तेमाल करके सारे उनके दाग धब्बे सब धुल जाते हैं आप। तो ये लोग देख रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ आपने यहाँ ईडी भेजा हो? अब बताइए, सारे के सारे सभी 25 जिलों में ऐसा कतई नहीं है। आपके यहाँ भी है। आप जो बहुत मुखर होकर के आते हैं, आपको करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक ही जो विधुड़ी जी ने संसद में बोला था, आपने उनको 15 दिन की नोटिस दे दी, हमारे संसद को आपने तुरंत सस्पेंड कर दिया। तो ये चीजें कैसे चलेंगी? आप बताएं ना। ये चीजें बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। जब तक चल रही है तब तक आप इसको चलाए रखिए। आपको जहां जाना चाहिए वहां आप जाते नहीं है। मणिपुर देश का ही एक भाग है। क्या आज भी उसकी स्थिति है? आप चुनाव वाली राज्यों में तो जाते हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गार्जियन हैं सबके, आपको वहां भी जाना चाहिए। आप एक बार भी नहीं गए, ना पहले गए ना अभी तक गए। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्द इसका जवाब भी मिलेगा। जनता ही देती है, जनता ने हमें बिठाया है, जनता देख रही है, जनता आपको जवाब देगी, और उसका आप देखिए निर्णय आएगा। जी सुधीर जी, और 2 बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में हैं और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। कितना असर पार्टी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या रणनीति में बदलाव किया जाएगा? और कहा तो यह भी जा रहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी आंच गिर सकती है। कल के बारे में कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम घट रहा है और जिस तरह से एक के बाद एक लगातार हमें सूचनाएं मिल रही हैं, उससे जाहिर है कि आप पार्टी को कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी अपनी चुनौती के तौर पर लेने लगी है। और एक ऐसी पार्टी जिसे कल तक उसकी बी टीम कहते लोग जो है यहाँ तक कहने लगे थे कि भाई आप तो बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को दूर रखने के लिए आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की तारीख में हालत ये कि शराब नीति में मनीष सिसोदिया जो कि आप पार्टी के नंबर 2 के नेता होते थे, और सत्येंद्र जैन 2 जेल के भीतर हैं, सलाखों के पीछे हैं। इसी क्रम में शराब नीति के ही मामले में अब संजय सिंह की जो आपके बहुत मुखर नेता रहे हैं और जिनको केजरीवाल का सपोर्टिंग सिस्टम या दाहिना हाथ कहा जाता है, उन पर इस तरह से कार्रवाई होना ये साफ दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं आप और आपके नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करके कहीं ना कहीं केजरीवाल को घेरे में लेना चाहती है। और ये जाहिर है कि ये एक दबाव की कार्रवाई है कि कहीं ना कहीं ये संदेशा जा रहा है कि अगर आपने हमारे मुताबिक अपना आचरण या अपने बयानबाजी या अपनी राजनीतिक गतिविधियां नहीं की तो कहीं ना कहीं आप पर गाज गिर सकती है। जाहिर है कि सरकार के हाथ केजरीवाल के गिरेबान तक पहुंचने के लिए बढ़ चुके हैं। कल होगा या ये परसों होगा या आगे बाद में होगा, लेकिन जाहिर है कि ये शिकंजा धीरे धीरे चारों तरफ से
कसा जा रहा है। आम आज चुनावों 5 पर अक्टूबर कितना बड़ा असर देखते हैं आप? देखिए, आज 5 अक्टूबर है। परसों 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, न्यायमूर्ति बोपन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार, दोनों ने ये कहा है और ईडी को हिदायत दी है कि वो अपने आचरण में निष्पक्षता बरते और ऐसी कोई कार्रवाई न करे जिससे उसकी साख या उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आए। लेकिन जाहिर है कि अब जिस तरीके से लगातार सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और ये सिलसिला, ये मत समझिए कि थम जाएगा, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में हार से जो है भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। दिल्ली में, जो कि एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी का अखाड़ा या गढ़ हुआ करता था, वहां लगातार एक के बाद एक चुनाव में आपके हाथों पराजय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर आपको सबक सिखाने के लिए आमादा है। तो जाहिर है कि ये चुनावी मुद्दा है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अगले वर्ष 2024 में भारतीय संसद के लिए चुनाव होंगे। दिल्ली और पंजाब, 2 राज्यों में आपकी सरकार है, और आपने जिस तरह से इंडिया की ओर अपना झुकाव प्रदर्शित किया है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि हम राज्यों में भी कांग्रेस या इंडिया के खिलाफ के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे बल्कि उसका साथ देंगे। उससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी की के भीतर कहीं ना कहीं आशंका, और आने वाले चुनाव में उसको कहीं ज्यादा कड़े प्रतिरोध का सामना दिल्ली, पंजाब या अन्यत्र न करना पड़े, उसकी यही घटनाएं, यही सोच, यही चिंतन उसके इन घटनाओं के पीछे है, और ईडी के छापों को इन्हीं संदर्भों में देखा जाना चाहिए। नीतू जी। संजीव जी, पंजाब के कांग्रेस विधायक है सुखविंदर सिंह, जिनको ड्रग्स के लेने के चलते कार्रवाई उन पर की गई है, और जब ऐसे में आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मामला कानून के शिकंजे में, कानून सब देख रहा है, कानूनी कार्रवाई होगी। अब आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि जब आप पंजाब में इस तरह के बयान दे सकते हैं तो यहां पर कार्रवाई का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हम लोग जब शुरू में आए थे, जब हमें सरकार में बनाने का मौका मिला था, तो दिल्ली में भी अगर आम आदमी पार्टी को दिखाई पड़ता है, समझ में आता है कि ये व्यक्ति या ये हमारे पार्टी में, या तो हम उसे पहले ही बाहर का रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। दिल्ली में भी पहली बार में जो सरकार बनी थी, तो हमने एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के, उन्होंने मंत्री को खुद कहा था इसकी सीबीआई जांच के हवाले कर दिया था, और यही काम पंजाब में हुआ। जो पहले बनाए गए थे स्वास्थ्य मंत्री, वो पाए गए कि उन्होंने, तो हम खुद कार्रवाई करते हैं। जो पार्टी या जो सरकार के लोग खुद कार्रवाई करते हैं, अगर कोई जांच आती है तो आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हो। आप प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हो, आप सरकारें ऐसे थोड़ी चलती है। आप बात करते हो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका साथ तो आप लेने का प्रयास करते हो, सबका विकास भी नहीं करते हो, विश्वास किसी के ऊपर करते नहीं हो, भरोसा किसी के ऊपर आप करते नहीं हो, आप खुद भरोसे लायक किसी के लिए हो नहीं। आपने ऐसा कौन सा काम किया है सिर्फ सिवाय ये स्लोगन देने के, सबका साथ सबका विकास? आप कहते जो भी कुछ हो, करते ठीक उसका विपरीत हो। और वो बातें जो आप सामान्य बोलचाल भाषा में आप अपने पार्टी में इस्तेमाल करते होगे आपस में बैठ करके, वो उसका आईना उस दिन नजर आ गया नई संसद में रमेश बिधूड़ी ने। भाई, जो हम आप सामान्य बोलचाल में कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो भाषा कहीं ना कहीं हो ही जाती है। वो आगे निकल करके कि आप हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके उनके आप कहते हो कि साहब हमने ये कर दिया, 3 तलाक के लिए वो कर दिया, उनके विकास के लिए। लेकिन आपकी क्या सोच है, क्या बोली, क्या भाषा है आपकी, मैं तो उसको पसंद नहीं करता हूं कि दोहराऊं। तो वो समझ में आ गया, आप कुछ ही नहीं करना चाहते हो, आप अपने एक एजेंडे के रूप में आप काम कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी सरकार थी, जब आपने पिछली बार देखा था, तो उन्होंने जो कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले उन्होंने कहा था कि साहब इंडिया साइनिंग है, इंडिया साइनिंग है। उन्होंने चुनाव करवा लिए और उसका नतीजा आपको दिखाई पड़ गया कि 10 साल फिर ये कहीं नहीं आए। अब 10 साल से आप सत्ता में हैं, तो ये जो इस समय चल रहा है, लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। जनता ही सही मायने में जो है किसी का जो सबसे बड़ी बेटर जज है, वही निर्णय करती है। क्योंकि आप एक तरफ आप हमसे कहते हैं साहब आप कानून का पालन नहीं करते हैं, आप कानून का पालन कर रहे हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने निर्णय दिया था साहब अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो जो है दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकती है। आपने उस सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय को आपने नहीं माना
और आपने रातों रात आपने अध्यादेश जारी कर दिया। आपको जरा भी इंतजार नहीं रहा कि साहब आप हम आएंगे, तो आप इससे क्या बात की जाए? आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते। आप लोगों ने क्या क्या किया और कहां से निकल के आए हैं गुजरात से चुनावों के, क्या क्या आपको गुजरात बदर भी किया गया है, तमाम चीजें हैं। अब इसमें चर्चा करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन इस समय जब भी आएगा इनके अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत घुटन है। आप ये मत सोचे कि सारा सब इनके यहाँ जो है राम राज्य आ गया है, नहीं। इन्होंने जब भी इनके यहाँ फुट होगी, चाहे साल भर में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे जब हो, इनके अंदर से भी होगी। लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, जा नहीं रहे, वो मौका तलाश रहे हैं कि कब हमको मौका मिले। इस तरीके से कंपनी के रूप में आप राजनीतिक दल हैं, आप कहते हैं हम राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, किस तरीके से उनमें लोकतंत्र होता है, न देश में रह गया ना आपकी पार्टी में रह गया, किस किस तरीके से लोग हारने वाले हैं। तो समय का इंतजार कर रहे हैं, जब वहां से लोग भागेंगे, छूटेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ है, जैसे कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को लगा था और उनको मुंह की खानी पड़ी थी फिर। जी, सुधीर जी कहते हैं देश का वोटर्स बहुत समझदार होता है, और ऐसे में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, क्या लगता है उसका असर भी जनता पर होगा? जनता एक बार फिर से सोचेगी कि क्या हो रहा है और आगे किसको वोट देनी चाहिए? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, अंतिम ताकत जनता के हाथ में होती है, और लोकतंत्र में लोक ही महत्वपूर्ण होता है। तंत्र को लोक की भावनाओं का सम्मान करना होता है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोक सर्वोपरि है। हमारे विद्वान मित्र संजीव निगम ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया, जो इस देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के संस्थापक होने के साथ साथ वह भारतीय जनता पार्टी के, उनको हम पितृपुरुष भी कह सकते हैं। उन्होंने जब गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और आने वाले वक्त के लिए वहां आधारशिला रखी जा रही थी और पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तब हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म अपनाने की सलाह दी थी। तो राजधर्म, राज करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धर्म जब उससे जुड़ता है तो जाहिर है हम कहीं ना कहीं उससे नैतिकता की, शुचिता की और उन मूल्यों की अपेक्षा करते हैं जो जनता के हित के लिए जरूरी है। जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, जाहिर है कि जनता उसको बहुत कहना चाहिए कि मनोयोग से या बहुत ही गौर से या गंभीरता से या तल्लीनता से देख रही है, और जनता ही अंततः ये तय करेगी कि सत्ता इन्हें फिर से सौंपनी है या उन लोगों को देनी है जो इनके खिलाफ कहीं ना कहीं संघर्षरत हैं, या वाकई उनकी तकलीफों को, उनकी व्यथा को, उनकी आकांक्षाओं को वाणी या अभिव्यक्ति दे पा रहे हैं या नहीं। आपने राजधर्म की या वाजपेयी जी की बात कही, मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कुछ पंक्तियों को यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, राष्ट्रकवि जिनको संज्ञा दी थी। राजा प्रजा का पात्र है, वह एक प्रतिनिधि मात्र है, यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है। यदि वह प्रजा पालक नहीं तो त्याज्य है, हम दूसरा राजा चुने जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। हम दूसरा राजा चुने जो सब तरह सबकी सुने, कारण प्रजा का ही असल में राज्य है। तो ये राष्ट्र कवि की पंक्तियां थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म पर जोर दिया था, और हम सब लोग अपेक्षा करेंगे कि छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठकर सत्ता में कोई भी दल रहे, कोई भी युति रहे, कोई भी गठबंधन रहे, कोई भी शासक रहे, वो राजधर्म का पालन करे, और उसके लिए देश, समाज और जनता के हित, राष्ट्र के हित सर्वोपरि होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो मीडिया को, जनता को, राजनीतिक दलों को, सारे संगठनों को उसके खिलाफ आवाज उठाने का, आंदोलन करने का, संघर्ष करने का और चीजों को बदलने का अधिकार होता है लोकतंत्र में। नीतू जी। संजीव जी, इस पूरे मुद्दे पर आपका आखिरी कमेंट। नहीं, अभी बिल्कुल ठीक बताया ये सुधीर सक्सेना जी जो अभी बात कर रहे थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब 3 बार रहे, पहली बार 13 दिन के लिए रहे, फिर दूसरी बार 13 महीने के लिए रहे, और फिर अगली बार जब वो 4.5 साल का कार्यकाल ही हो पाया था, पूरा पास नहीं हो पाया था, समय से पहले करा लिया।
तो एक वो भी उनकी सारे लोग तारीफ करते हैं जो विपक्ष में जो नेता थे। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब विपक्ष में हुआ करते थे तब उस समय की सरकार ने उनको विदेश था अपना प्रतिनिधि बना करके। तो ऐसे भी लोगों ने शासन किया है, लोग हैं। तो अब आपकी क्या हालत है? तो जब हम केजरीवाल साहब या संजय सिंह जी का सिर्फ एक ही कमी आप कह लीजिए कि वो मुखर और स्पष्ट बोलते हैं, तो पढ़ाई लिखाई डिग्री का अपना महत्व है। अन्यथा आप बंद कर दीजिए स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी, क्या मतलब है? आप देखते देखते करते करते तमाम चीजें सीख जाएंगे? नहीं, स्कूल का अपना महत्व है, कॉलेज का अपना महत्व है, यूनिवर्सिटी का अपना महत्व है। जब कहते हैं अरविंद केजरीवाल ये चौथी पास राजा, ये जो चौथी पास राजा है, कहानी सुनाते हैं, तो आज वो सब समझ में आ रहा है, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है क्या चौथी पास राजा के क्या हाल है और किस तरीके से वो शासन जो है चला रहा है। तो यही हमारा एक कसूर है, क्योंकि हम बोलते हैं और हम बोलते रहेंगे, क्योंकि हम अपने फायदे के लिए, अपने उसके लिए नहीं आए। सही बात है, अरविंद केजरीवाल साहब के पास बढ़िया नौकरी थी, वो इनकम टैक्स विभाग में सीनियर ऑफिसर थे, करते रहते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन नहीं, हमें भी, हम देश के नागरिक हैं, हमने देश में जन्म लिया, तो कुछ करेंगे जो पहले नहीं हो पाया, जो कमी रहेगी किसी भी। इनकी सरकार में देखिए कोई भी काम 1947 में ये हुआ, 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने ये किया। अरे जो उन्होंने किया या जैसा किया, आपको 70 लोगों ने चुनकर दी, आप करके दिखाइए। लेकिन आपने सही मायने में करना वरना तो कुछ नहीं, सिवाय पीछे की बातें करना। अब जनता आने वाले समय में आपसे सारा हिसाब किताब ले लेगी और 3, 4, 5, 6 महीनों के बाद आप देखिएगा एक कुछ और नई वातावरण। सिर्फ नाम बदल लेने से या बिल्डिंगें बना देने से वातावरण नहीं संभलता। वातावरण संभलता है जब लोगों के बीच में अच्छे सारी चीजें हो, सामंजस्य हो, तालमेल हो, तब जाकर के बढ़िया वातावरण बनता है। सुधीर जी, आपका आखिरी कमेंट। जी, जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा, मुझे लगता है कि घटनाक्रम कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित करेगा। आने वाले चुनाव में इन सारी घटनाओं की परिणति हम देखेंगे और जनता के पास जो वोट की शक्ति है, और लोकतंत्र में सबसे अमोघ अस्त्र मत होता है, वोट होता है। और वोट, बुलेट और बैलेट की जब हम बात करते हैं तो ये देश बैलेट के बजाय बुलेट में यकीन करता है। हमने सन 70 के दशक में इमरजेंसी देखी है, हमने अच्छे और बुरे शासक देखे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों और उनका पराभव भी देखा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे देश की जनता के विवेक पर पूरा, उसके प्रति न सिर्फ सम्मान है बल्कि उस पर यकीन भी है। और हम सब लोग, खासतौर पर वे लोग जो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं या अभिव्यक्ति में यकीन रखते हैं, उम्मीद करते हैं सन 2024 में और उसके पहले राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता अपने विवेक का इस्तेमाल कर उन लोगों को दंडित करेगी जो लोक और उनके अधिकारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उन्हें चुनेगी जो कहीं ना कहीं लोक को प्रतिष्ठित करने में और लोकहित में यकीन रखते हैं, और उनका आचरण भी कहीं ना कहीं अंशतः उसके लोक के पक्ष में है या लोक के प्रति, लोक के सरोकारों के प्रति कहीं ना कहीं सजग है। धन्यवाद जी बिल्कुल। तो जनता सब कुछ देख रही है, आखिरी फैसला जनता का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क।